अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। मिल्लत टाइम्स ने पॉडकास्ट का सिलसिला भी अब बाज़ाब्ता शुरू कर दिया है और एक नया चैनल ही बन गया है मिल्लत पॉडकास्ट के नाम से। उस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर मैंने कोलैब किया है, ज़रूर कर लीजिए। और जो पहला पॉडकास्ट हमारा आया है वह है बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का। हमें उम्मीद है आपने देख लिया होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में मौजूद है। इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की है। कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया है और मैं समझता हूँ कि इन कमेंट्स का जवाब देना भी ज़रूरी है। मेजॉरिटी ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ लोगों ने तनकीद की है, तबसरा किया है, कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किया है। और इस तरह का जब भी कोई नेगेटिव कमेंट आता है या मेरे ऊपर कोई तनकीद की जाती है तो मैं उसको सीरियस लेता हूँ और वो मेरी इस्लाह के लिए होता है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो दुश्मनी पर मबनी है या नीचा दिखाने के लिए किया गया है, बल्कि उसमें आपके लिए लेसन होता है और कई मरतबा एक्सप्लेन करना या चीज़ों को वाज़ेह करना भी ज़रूरी होता है। अब जो कमेंट्स है उसकी लंबी फहरिस्त है। यूट्यूब पर ही तकरीबन 600 से ज़्यादा कमेंट लोगों ने किया है सिर्फ एक वीडियो पर। दूसरी वीडियो पर भी बहुत सारा कमेंट है, क्लिप पर कमेंट है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को देखा जाए तो कई हज़ार लोगों ने कमेंट किया है, तबसरा किया है। मेजॉरिटी ने अप्रिशिएट किया है कि पॉडकास्ट शुरू करके आपने अच्छा किया है। बीजेपी लीडर का आपने पॉडकास्ट किया, ये भी अच्छा किया है। लोगों ने ये भी बताया कि आपने तल्ख सवालात किए हैं, कई सारी बातें आपने उनसे पूछ ली है जो हर कोई नहीं पूछ सकता। और सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत सारी राज की बातें बता दी है। बीजेपी और आरएसएस की मुसलमानों को लेकर पॉलिसी क्या है, वो बातें अब तक सामने नहीं आ सकी थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने उनमें से कई सारी बातों को बता दिया है और पहली मर्तबा लोगों को ये सब जानने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों ने इस पर स्टोरी की है, इसको शेयर भी किया है। लेकिन कुछ लोगों का एतराज़ भी है और उनमें जो बड़ा एतराज़ है या जो लोगों ने कमेंट किया उसमें किसी का कमेंट ये है कि आप पूरी तैयारी करके नहीं गए थे। किसी ने ये कमेंट कर दिया कि आपने उनसे तीखा सवाल नहीं किया। किसी ने ये कमेंट किया कि जहाँ पर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी, आपने उनको हवाला दिया, बताया कि आपकी सरकार ये कर रही है, तो वहाँ पर फ़ौरन आपको सबूत दिखाना चाहिए था। आप सबूत लेकर क्यों नहीं गए? किसी ने भी कमेंट किया कि आपको उन्हें वहीं पर ज़लील कर देना था, आपने वो नहीं किया। किसी ने ये कहा कि आपने उनसे उस पर बहस क्यों नहीं की, आपने उसको आगे क्यों बढ़ने दिया। किसी ने कहा कि आपने उनको मज़ीद काउंटर करना था, बहुत कम काउंटर आपने किया। इस तरह का लोगों का कमेंट है। कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट कर दिया कि आप बीजेपी के जर्नलिस्ट हैं या आपका बीजेपी से रिश्ता है। अब इसका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि 10 सालों का जर्नलिज़म में मेरा कैरियर है और मैं क्यों काम कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, ये सब जानते हैं और इसकी मुझे सज़ा भी मिलती रहती है। मेरे ऊपर मुकदमा है, एफआईआर है, पेजेस को हमारे डिलीट कर दिया जाता है। उसके अलावा दूसरी परेशानियां हैं। मिल्लत टाइम्स का एक फ़ेसबुक पेज पहले ही फ़ेसबुक ने डिलीट कर रखा है। अब इन तमाम बातों को अपनी जगह रहने दीजिए। जो लोगों ने कमेंट किया उनमें से कुछ का मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक लोगों का कमेंट है और कमेंट ये है कि जब गाय के बारे में आप सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत कर रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुसलमान बीजेपी और आरएसएस के सिद्धांतों को मान ले तो बीजेपी मुसलमानों को एक्सेप्ट करेगी। मैंने पूछा कि उनके सिद्धांत क्या। उन्होंने गाय का नाम लिया कि मुसलमान गाय का गोश्त ना खाए, गाय को ज़बह ना करे। तो इस पर मैंने उनसे कहा कि मुसलमानों ने तो अभी हाल ही में गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा देने का मुतालबा किया है। इसी तरह आपकी सरकार ही हर जगह गाय पर पाबंदी नहीं लगाती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, गोवा है, असम है, जहां बीजेपी की सरकार है और वहां गाय को लीगल तरीके से काटा जाता है। आपके लोग ही गाय में भेदभाव करते हैं। अभी वेस्ट बंगाल में बीजेपी की हुकूमत आई है और उन्होंने कह दिया कि 14 साल के बाद की गाय को आप काट सकते हैं। तो आपकी सरकार इस तरह कर रही है, मुसलमान नहीं कुछ कर रहे हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैंने उनको बताया, बार बार कहा और उन्होंने बचने के लिए कहा मैं नहीं मानता। आप उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, चेहरे का रंग बदल गया था। वो इस टॉपिक में बुरी तरह फंस गए थे, वो इससे निकलना चाह रहे थे। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि मैं उन्हें वहीं पर रोक देता, फ़ौरन मैं चैट जीपीटी खोलता, गूगल खोलता, उनको वेस्ट बंगाल की हुकूमत का नोटिफिकेशन दिखाता कि ये देखिए सरकार का नोटिफिकेशन है। तो इसको कहते हैं सामने वाले को बिल्कुल जलील करना या सामने वाले को
बिल्कुल पानी में डुबाकर मार देना, इस तरह की इस्तेलाह इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और क्या ये आपको अच्छा लगता है कि मैं ऐसा करूं किसी सीनियर शख्स के साथ? भले ही सुब्रमण्यम स्वामी की आइडियोलॉजी, उनके नज़रियात, उनके मिजाज से मेरा ज़र्रा बराबर भी मेल नहीं खाता, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता उनकी किसी भी बात से। मुसलमानों के लिए उनके दिल में जो नफ़रत है वो आपने पॉडकास्ट में देख लिया है। वो छुपाने की नफ़रत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी छुपा नहीं पा रहे हैं। इस तरह का कमेंट भी लोगों ने किया। लेकिन वो एक सीनियर शख्स है, इतना ही काफ़ी है। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि वो मेरी बात को मान चुके हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते हैं। और मजबूरी होती है उन लोगों की जो किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। पार्टी टाइमलाइन के मुताबिक उनको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इसके बावजूद वो अपनी ज़ुबान से इतना नहीं कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब मिसाल के तौर पर ले लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए पार्टी का मसला ऐसा होता है कि पार्टी ने कह दिया कि अभी रात है, दिन नहीं है, और सामने वाला कहेगा कि देखिए सूरज तुलू हो चुका है, ये दिन है, रात नहीं है। तो वो कहेगा नहीं, रात ही है। आप कहेंगे कि नहीं, पूरी दुनिया दिन मानती है, सूरज तुलू है। तो वो जवाब देंगे कि आपकी डिक्शनरी में ऐसा होता होगा, हमारी डिक्शनरी में तो सूरज का मतलब ये होता है कि रात है, सूरज रात में निकलता है। तो पार्टी से जुड़े लोगों की मजबूरी होती है, कुछ मामलों में वो आज़ादी के साथ बोलेंगे, तनकीद करेंगे, लेकिन हर मामले में आपकी बात नहीं मानेंगे। और गाय को लेकर के बीजेपी की यही पॉलिटिक्स है। आपने बीजेपी के उस स्पोक पर्सन की वीडियो तो देखा ही होगा जिसने न्यूज़ 24 पर बाज़ाब्ता कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट में या जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ गाय को खाया जाता है उसको मिथुन कहा जाता है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। तो ये उनकी अपनी एक दलील होती है, उनको बचना होता है क्योंकि गाय के नाम पर वो सियासत करते हैं। अब इस पर आप लोगों का मुतालबा कि मुझे उनको वहीं पर सबूत दिखाना चाहिए था, ये कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं खोलकर दिखा भी देता, पॉसिबल था, हमारी टीम मौजूद थी, लेकिन इसको मैंने खुद मुनासिब नहीं समझा क्योंकि इसका मतलब होगा सामने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा जलील करना। हो सकता है उसके बावजूद भी वो नहीं मानते और कहते कि मैं इस न्यूज़पेपर को ही नहीं मानता, ये स्क्रीनशॉट फ़र्ज़ी है, नोटिफिकेशन फ़र्ज़ी है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह आरएसएस की बात आई, मनुस्मृति का मामला है, और मैंने कहा कि मनुस्मृति में इंसानों को मुख्तलिफ दर्जा में तकसीम कर दिया गया है, बांट दिया गया है। और आरएसएस मनुस्मृति को मानती है तो तमाम लोगों के लिए बराबरी नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस मनुस्मृति को नहीं मानती, मैं नहीं मानता। मैंने कहा कि आप आरएसएस के लीडर नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका प्रोपेगेंडा है, मैं तो नहीं मानता, आरएसएस नहीं मानती। मैंने बार बार उनको जोर दिया। लेकिन जो मनुस्मृति है वहाँ तो खुद तकसीम किया गया है कि ब्राह्मण का अलग काम होगा, दलितों का अलग काम होगा। नहीं, और आज भी दलित, ऐसा कुछ नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है। तो मनुस्मृति में जो कुछ है वो सब प्रोपेगेंडा है। किसमें? स्मृति में नहीं, मनुस्मृति में। मनुस्मृति तो वो तो पुराना हो गया, हम नहीं मानते उसको। आरएसएस तो मानती है अभी। नहीं नहीं, कोई नहीं मानती, ये तो आपका प्रोपेगेंडा है। नहीं, मेरा क्यों प्रोपेगेंडा रहेगा? और ये कहूँगा क्योंकि मैं बार बार, कितने बार हम लोगों ने कहा कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते। तो मतलब देखो, हमारी एक है जो भगवान की दी हुई रास्ते, और दूसरा है जो राजा महाराजा ये लोगों ने बनाई थी। राजा महाराजा ने जो बनाई थी उसको बदल सकते हैं। सिर्फ जो भगवान कृष्ण बोलता है इनको, जो हमारे लोग युद्ध में आए थे उनको सबको उनको उन्होंने जब अपनी बात कही थी उसको हम विशेष मानते हैं। तो जो मनुस्मृति है वो रिलीजियस बुक नहीं है? नहीं, वो हमारी किसी ग्रंथ में कहीं नहीं। तो फिर उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? उसी वजह से हम तो बोलते हैं, तो मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, मैं नहीं मानता। लेकिन आप आरएसएस के लीडर नहीं है ना? तो आरएसएस के लीडर ना कहें, तुम्हारे के कारण उनको कहना है, ऐसा है वो, मैं उनको क्यों कहूँ? वो उसकी सराहना भी नहीं करते, एक जगह भी नहीं बता सकते कि मनुस्मृति क्यों करना है। इतना यही, उसकी बुराई नहीं करते, उसकी बुराई नहीं करते, या कभी नहीं कहते कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते। हाँ। अब इतना काफ़ी था।
अब आपको क्या लगता है कि मैं वहाँ पर उनको रोक करके कहता कि मोहन भागवत का बयान सुनिए, उनका बयान सुनिए। वो भी जानते हैं कि आरएसएस मनुस्मृति को मानती है, लेकिन पब्लिक में वो बोल नहीं सकते। और उन्होंने एक तरह से इकरार भी कर लिया कि अगर आरएसएस ने पब्लिकली बोल दिया कि मनुस्मृति को मैं नहीं मानता हूँ, आरएसएस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर अपोजिशन का जो दबाव है या अपोजिशन का जो एतराज़ है, ऐसा माना जाएगा कि आरएसएस ने उसको तस्लीम कर लिया। तो ये बात उन्होंने मान ली, तो मज़ीद इस पर बहस करने का कुछ मतलब नहीं बन जाता। पाकिस्तान को लेकर के कई मरतबा उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, फिर इंडिया में भी वो उसी आज़ादी के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है, दाढ़ी टोपी के साथ नहीं रह सकते। और ये आरएसएस और बीजेपी के लीडर ज़्यादातर ऐसी बातें करते रहते हैं। मुसलमानों को तो कुछ मिला भी नहीं आज़ादी के बाद। तो वो तो दूसरी बात है, चले जाओ, नहीं मिला तो रहना है तो फिर रहो, उसमें फिर दाढ़ी मत बनाओ या ये मत करो, टोपी मत लगाओ। मुसलमान की जो भी रूढ़िवादी के लोगों का है वो मत दिखाओ। नहीं, वो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो रहना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है कि आप वही कॉन्स्टिट्यूशन के अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। मैंने जानबूझकर उनको इस पर नहीं टोका, नहीं काउंटर किया, क्योंकि उनके जहन में मुसलमानों को लेकर के जो नफरत है वो सामने आ रही थी। मुसलमानों के तई जो जहर है छुपा हुआ है वो सामने आ रहा था, और जानना भी ज़रूरी था। कई मरतबा आप टोक देंगे कि मुसलमान क्यों नहीं दाढ़ी रख सकते, तो फिर बहस कहीं और चली जाएगी। मैं उनके साथ डिबेट नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक इंटरव्यू था, पॉडकास्ट था। और पॉडकास्ट में जो असल मकसद होता है सामने वाले से इन्फॉर्मेशन लेना, जानकारी लेना कि उनके ख़यालात क्या हैं, उनके नज़रियात क्या हैं। हाँ, जो बहस होती है, डिबेट होती है, वहाँ ये होता है कि भाई ये मुनाजरा है तो हमें जीतना है। वहाँ हमें उनसे जीतना नहीं था, बल्कि ये जानना था कि वो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, तो उनकी विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है, बीजेपी की विचारधारा क्या है, मुसलमानों के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, ये जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने यह भी कमेंट किया कि आपको किसी बीजेपी लीडर के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, उनका इंटरव्यू क्यों करना। तो अब देखिए, मामला ऐसा है कि बीजेपी हुकूमत में है और 12 साल बीजेपी को हुकूमत में रहते हुए हो चुके हैं। अब अगर उनके लोगों के साथ आप नहीं मिलेंगे, उनसे इंटरव्यू नहीं करेंगे, उनके ख्यालात आप नहीं जानेंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपके लिए उनकी प्लानिंग क्या है, उनकी सोच क्या है। सिर्फ अपने लोगों का पॉडकास्ट करना या इंटरव्यू करना ये जर्नलिज्म नहीं है। ये तो फिर वही गोदी मीडिया की बातचीत हो जाएगी कि गोदी मीडिया जिस तरह एक तरफ की बातों को बताता है और दूसरी तरफ को नज़रअंदाज कर देता है, अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा करता है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे लोगों का भी इंटरव्यू करना, उनके ख़यालात को भी जानना और आवाम तक पहुंचाना। आवाम समझदार है, उनको पता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अभी तक आपने जो ज़्यादातर पॉडकास्ट देखा है या सुना है या जिनका आप रेफरेंस देते हैं, वो उन लोगों के साथ हैं जो हमारे और आपके हम मिजाज हैं, हम ख्याल हैं, एक ही सियासी आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही समाजी आइडियोलॉजी है, एक ही माशी आइडियोलॉजी है। तो आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा बेबाकी है या बहुत ज़्यादा रिसर्च है या बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई है। आप अपोजिट ख्याल वाले लोगों का अपने पॉडकास्ट नहीं सुना, तो इस वजह से आपने इस जाविये से अभी कुछ नहीं सोचा है। अपोजिट ख्याल वालों के साथ बैठना और उनके आइडियाज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, और वहीं पर आपका असल इम्तिहान होता है कि कहाँ पर काउंटर करना है, कहाँ पर उनकी बातों को जानना है, सुनना है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है, फैक्ट के ख़िलाफ़ है, और वो भी जानते हैं कि फैक्ट के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैंने जानबूझकर वहाँ पर उनको काउंटर नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को ही बताया गया है, आरएसएस को ही बताया गया है, और मेरे काउंटर करने से वो उसको बदलने वाले नहीं हैं या उसको वो चेंज करने वाले नहीं हैं। जो उनके जहन में बैठा हुआ है वही रहेगा। मेरा मकसद था सुब्रमण्यम स्वामी के साथ पॉडकास्ट में कि कुछ अंदर की बातों को जानना, बीजेपी और आरएसएस की प्लानिंग क्या है उसे समझना, और बहुत हद तक मैं कामयाब रहा। पॉडकास्ट आप किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ पॉडकास्ट का मकसद क्या है,
आपका हदफ क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये इंटरव्यू लेने वाले के जहन दिमाग में ही रहता है। कई मरतबा इंटरव्यू और पॉडकास्ट का मकसद ये होता है कि सामने वाले को बिल्कुल जलील करना है, उसकी हर बात का जवाब देना है, उसको पानी पिला देना है। और ये भी आपके भाई ने माशाल्लाह कर रखा है। बिहार इलेक्शन के दौरान का मेरा कुछ इंटरव्यू उठाकर आप देखेंगे, हाँ वो तेजस्वी के साथ हो, वैसी के साथ हो, तो देखेंगे कि वो लोग मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सके, गोलमोल कर गए। और बहुत मकबूल इंटरव्यू हुआ था, आप उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। कई मरतबा इंटरव्यू लेने का मकसद होता है सामने वाले के ख्यालात को जानना, काउंटर करके बहस को दूसरी तरफ ना ले जाना। उनके साथ मेरे पॉडकास्ट का मकसद था कि उनके जहन में क्या चल रहा है, इन लोगों की प्लानिंग क्या है, उसे जानना। मौका मिलेगा फिर काउंटर भी करेंगे। एक और अहम बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में कोई मिनिस्टर नहीं है, किसी ओहदा पर फायज नहीं है। वो खुद हर बात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी पर वो पर्सनल अटैक कर रहे थे। मैं जिस मौजू को, जिस टॉपिक को छेड़ रहा था और वो सीधे नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करने लगते थे, और मैं बचना चाह रहा था कि ज़्यादा पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक ना हो, और वो वहीं पहुंच जा रहे थे, मुद्दे पर बात नहीं कर रहे थे। हाँ, बीजेपी में जो स्पोक पर्सन है, जो किसी ओहदा पर फाइज है, आरएसएस में कोई किसी ओहदा पर फाइज है, और उनके साथ मेरा जब पॉडकास्ट होगा तो उस वक्त आपको पता चलेगा, आप मेरा सवाल देखेंगे, मेरा इंटरव्यू देखेंगे, और आपको पता चलेगा मैंने कितना तल्ख और मुश्किल सवाल क्या है सामने वाले को मैंने पानी पिलाया है। इस इंटरव्यू में भी कई जगह मैंने पानी पिलाया, चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, वो मौजू को तब्दील करना चाह रहे थे। आप बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, इतना ही काफ़ी था, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगला जो पॉडकास्ट होगा किसी और लीडर के साथ, तो आप देखेंगे वो इससे ज़्यादा अहम तरीन होगा। मिला टाइम्स का भी कॉन्क्लेव हुआ था फरवरी 2026 में, और वहाँ स्टेज पर मैंने इमरान प्रतापगढ़ी का, आगा रुहुल्ला का, रुचिका शर्मा का इंटरव्यू किया, दूसरे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया। हमारे पैनल में मौजूद हमारे दूसरे साथियों ने कुछ दूसरे मेहमानों का इंटरव्यू किया या डिस्कशन को उन्होंने ज्वाइन किया, और देखिएगा कितना अच्छा रहा। तो खा पब्लिक हो या पॉडकास्ट का सेटअप हो या कॉन्क्लेव का सेटअप हो या अवामी मंच हो, हर जगह मैंने इंटरव्यू लिया है, और ऐसा इंटरव्यू लिया है कि सामने वाले ने कई मरतबा मुझे इंटरव्यू देने से इनकार भी कर दिया है। लेकिन बात यही है कि कहाँ पर आपका मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, और किससे क्या बात करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिला टाइम्स का जो पॉडकास्ट आया है उसकी कुछ क्लिप आप यहाँ पर भी सुनिए। पॉडकास्ट का मैंने एक अलग चैनल बना दिया है, और इंशाअल्लाह ताला जो अगला एपिसोड आएगा एक नए अंदाज का होगा, नया तरीक़ा होगा, नई टीम होगी, कुछ नए चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि मिला टाइम्स का ये नया प्लेटफॉर्म भी कामयाब रहेगा। जिस विज़न और मिशन के साथ हमने मिल्लत पॉडकास्ट शुरू किया है, हमें उसमें भी कामयाबी मिलेगी। आपका सपोर्ट, आपका ये ताउन हमारे साथ रहना चाहिए। पहला पॉडकास्ट है और उसको भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ यूट्यूब पर देख लिया, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आप सबकी दुआएं हमें चाहिए। और आगे कुछ क्लिप्स देखिए। तो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब के अंदर काबिलियत नहीं है? प्राइम मिनिस्टर नहीं, जीरो। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इतने काबिल है। अब ट्रम्प बार बार भारत का मजाक उड़ाते हैं, नरेंद्र मोदी आप नौकर बनेंगे तो बीजेपी पर अभी आरएसएस का कितना कंट्रोल है? आरएसएस चाहेगी तो कोई एक कदम नहीं उठा सकते। डरपोक तो आजकल तो सबसे नंबर 1 तो हमारी अखबार है। तो उनको सरकार ने बना दिया है ना डरपोक। तो मैं क्या करूं? एक्शन होगा, तो एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा, रेट पड़ेगी। तो यही है ना, मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं करते। लेकिन आपने भी तो ट्वीट डिलीट किया है। क्या? कौन सी? पिछले दिनों एप्स्टीन फाइल पर एक ट्वीट आपने किया था, उसके बाद आपने उसको डिलीट कर दिया। तो मुसलमानों के लेकर के क्या प्लानिंग है आरएसएस? मुसलमान के लिए हम क्यों करें? मुसलमान भी हमारे हिंदू हैं, तो मुसलमान जैसे लगना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, ये नॉट अलाउड। तुम जाके पाकिस्तान में करो, यहाँ नहीं होगा। मतलब दाढ़ी इंडिया में अलाउ नहीं है? नॉट। मुसलमानों को तो कुछ मिला भी नहीं आज़ादी के बाद। तो वो तो दूसरी बात है, चले जाओ, नहीं मिला। लेकिन जो मैंने स्मृति है वहाँ तो खुद तकसीम किया गया है कि ब्राह्मण का अलग काम होगा, दलितों का अलग काम होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है। तो मैंने स्मृति में जो कुछ है वो सब प्रोपेगेंडा है। मनुस्मृति तो वो तो पुराना हो गया, हम नहीं मानते उसको। आरएसएस तो मानती है अभी? नहीं मानती, ये तो आपका प्रोपेगेंडा है। भारत का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसको मानते हैं? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। सबसे बड़ा गद्दारी की अटल बिहारी वाजपेयी ने।
अटल बिहारी वाजपेयी हाँ, ने क्या गद्दारी की उन्होंने? और मोदी जो विदेश में जाता है वहाँ विदेशी महिलाओं के साथ लूट में रहता है, ये सब बातें आने लग गए हैं। क्यों इंडिया ईरान के साथ नहीं है, इजराइल के साथ? डरपोक हैं हम।